तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुम रोनाल्डो के फैन हो तो कौन सा एपिक मोमेंट ऐसा है जो तुम सबसे पहले याद करते हो? वैसे बोलने की बात ही नहीं होगी क्योंकि मेजॉरिटी मोमेंट्स रियल मैड्रिड के ही होंगे। एंड रोनाल्डो ने जितने भी क्लब्स आज तक ज्वाइन करे हैं, चाहे हम मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, जुवेंटस की बात करें, या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड 2.0 की बात करें, या फिर करेंट क्लब अल नसर की बात करें, एक क्लब की फैन बेस जो शायद रोनाल्डो के लीव करने से अभी तक उभरी नहीं है एंड वो रोनाल्डो के चैप्टर के उस रियल मैड्रिड वाले पन्ने को पलटना चाहते नहीं है। लेकिन क्या ये सही रहेगा? क्या ये सपना शायद रोनाल्डो को रियल मैड्रिड में दोबारा से देखने का, रोनाल्डो रियल मैड्रिड 2.0 का पूरा ये जो एक सीन है, क्या ये सपना बन के रह जाएगा? अब ऑफ कोर्स जो रियल मैड्रिड की पूरी फैन बेस है उनका इस सवाल का जवाब एक सुर में नहीं होगा, लेकिन क्या ये सही रहेगा? क्योंकि अगर कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो शायद एक्सपेक्टेड ना हो। Hey, what's up guys? It's your boy Swaggy signing in। और आज के संडे स्पेशल अनराइवल्ड सीरीज में हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इस ऑस्पिशियस कहानी के उस चैप्टर को पलटेंगे जो रोनाल्डो फैंस और रियल मैड्रिड फैंस दोनों के ही जहन में बसी हुई है और शायद वो कभी उसे भूलना चाहेंगे भी नहीं। अब अगर रोनाल्डो के करंट सिचुएशन यानी कि जो सऊदी की क्लब अल नसर की जो पूरी स्टोरी लाइन है, या फिर जो करंट सिचुएशन चल रही है रोनाल्डो और अल नसर के बीच और दोनों के बीच जो चल रहा है, उसे समझने के लिए सबसे पहले पूरी बैकग्राउंड स्टोरी को समझना होगा, जो शुरू ही हुई एक सैड एंडिंग से, जो कि थी मैनचेस्टर यूनाइटेड 2.0 की स्टोरी लाइन की एंडिंग। और बनता भी था क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती जा रही थी। चाहे हम यूनाइटेड में एनवायरनमेंट की बात करें या फिर रोनाल्डो के आसपास की जिंदगी की बात करें, तो सब कुछ आउट ऑफ हैंड जा रहा था। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो रिलेशन है वो मेरे हिसाब से खत्म हो जानी चाहिए थी जून 2022 में, क्योंकि एरिक टेन हैग ने जहां ये बात ज्वाइन करने से पहले या फिर उसके बाद भी बार बार बोली थी कि उसे रोनाल्डो की जरूरत है या फिर रोनाल्डो की मैनचेस्टर यूनाइटेड को जरूरत है क्योंकि वो गोल्स मारेगा, लेकिन जब ये बात इम्प्लीमेंट करने पर आई तब सिचुएशन ठीक उल्टी दिखी। अब इतने बड़े क्लब के इतने बड़े मूवमेंट में रोनाल्डो जैसे प्लेयर का ना होना सवाल तो खड़े कर रहा था। अब इसमें मैं ऑफकोर्स टेन हैग को एंटी रोनाल्डो नहीं कहूंगा, लेकिन शायद टेन हैग की जो प्लान्स थी वो रोनाल्डो के इर्द गिर्द या फिर उससे रिलेटेड नहीं थी। अब ऐसे में इस पूरी कंट्रोवर्सी की पीक तब आई जब रोनाल्डो का वो इंटरव्यू आया पियर्स मॉर्गन के साथ, एंड उस इंटरव्यू ने एक अलग फ्यूल का काम कर दिया उस आग को और ज्यादा भड़काने में जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर पहले से लगी हुई थी। अब ऐसे में पूरी मीडिया और फैंस दो हिस्से में बढ़ जाती हैं। एक तरफ जो रोनाल्डो को सपोर्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि रोनाल्डो के साथ सही नहीं हुआ, तो वहीं दूसरे तरफ थे यूनाइटेड के फैंस जिन्हें रोनाल्डो का वो इंटरव्यू ऑफेंसिव, मिसलीडिंग और कहीं ना कहीं यूनाइटेड की इमेज को टार्निश करने वाला लगा। अब ऐसे में वो ऑफर की बात करें जो अल नसर के तरफ से, या फिर अगर इस डिटेल्स को और ज्यादा खंगाला जाए ना, तो सऊदी की सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ा ऑफर आया 200 मिलियन यूरोस पर ईयर का, और उसके बाद वो लैविश लाइफस्टाइल, सऊदी की फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर होना, क्लब एंजॉय करना और रिटायरमेंट के बाद एक नेक्स्ट लेवल की अथॉरिटी हासिल करना उस पूरे सऊदी की फुटबॉल चेन में, वो भी तब जब चाहे हम मीडिया की बात करें या फिर पूरे फुटबॉल यूनिवर्स की बात करें, वो रोनाल्डो के खिलाफ थी। तो ऐसे सिचुएशन में रोनाल्डो जैसा प्लेयर भी इस ऑफर को ठुकरा सकता था नहीं, और इस चीज का फायदा उठाया अल नसर और सऊदी के गवर्नमेंट ने। अब ये चीज इतनी ज्यादा इजी टू से भी नहीं है, क्योंकि जहां अगर हम रोनाल्डो की बात करें और रिपोर्ट्स की माने तो सऊदी आने से पहले उसने हर वो चीज करी जो एक फुटबॉलर कर सकता था। चाहे बायर्न का या फिर चेल्सी का या फिर रोमा का दरवाजा खटखटाना हो, या फिर जुवेंटस 2.0 रिटर्न की बात करें, या फिर वो मूव जो फैंस के दिल के सबसे करीब मूव था, रोनाल्डो का वापस से रियल मैड्रिड का दरवाजा खटखटाना। क्योंकि जहां उसे पता था कि रियल मैड्रिड और रोनाल्डो फैंस अभी तक उस रियल मैड्रिड वाले चैप्टर से उभरे नहीं है, तो डीप इनसाइड उसे भी ये बात पता थी कि उभर तो वो भी पाया नहीं है, और शायद उसे भी वो पन्ना पलटना चाहिए था नहीं। लेकिन फ्लोरेंटिनो पेरेज ने या फिर कहीं कार्लो एंचेलोत्ती ने रियल मैड्रिड की करंट सिचुएशन को समझते हुए इस पूरी डील को समझा नहीं और खारिज कर दिया। लेकिन रियल मैड्रिड एक जो सपना है रोनाल्डो 2.0 का, उसे सच कर सकती है, लेकिन उसको भी डिटेल में समझना पड़ेगा क्योंकि ये इतना आसान है नहीं जितना ये दिखता है।
अब रोनाल्डो की करंट सिचुएशन की बात करें और अल नसर की स्टोरी लाइन की बात करें तो ये भी एक बहुत ही एपिक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही है। जहां हम करंट कंट्रोवर्सीज की बात करें जो क्रिएट हुई, चाहे वो रोनाल्डो का रिएक्शन हो आफ्टर द मैच, या फिर वो अल हिलाल की कंट्रोवर्सी की बात करें, या फिर मेसी वाली कंट्रोवर्सी की बात करें, या फिर अल नसर के ओनर का ये कहना कि उन्होंने 200 मिलियन वेस्ट कर दिए रोनाल्डो पर खर्च करके, और मजाक उड़ाना कि सिर्फ सेलिब्रेशन के नाम पर 200 मिलियन ले रहा है, या फिर उनके मैनेजर रूडी गार्सिया के सैक होने की बात करें, या फिर अल नसर के जो चेयरपर्सन है उनके रेजिग्नेशन की बात करें और उनका रोनाल्डो की साइनिंग को चीट और फ्रॉड बताना, तो इन सब कंट्रोवर्सीज को अगर साइड में रखा जाए ना, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अल नसर की एक जर्नी ऐसी भी है जो कई सारे बेहतरीन मोमेंट से घिरी हुई थी। चाहे हम रोनाल्डो की फैंस की बात करें जो यूनाइटेड और टेन हैग की पूरी स्टोरी लाइन से तंग आ चुके थे, या फिर अगर न्यूट्रल फैंस की बात करें जो रोनाल्डो से एक हमदर्दी रख रहे थे इस पूरे सिचुएशन को देखते हुए, उनके लिए एक नए तरीके का फ्रेशनेस लेकर आता है रोनाल्डो का ये सऊदी मूव। चाहे हम रोनाल्डो के 4 गोल्स वाले मैच की बात करें, या फिर रोनाल्डो का वो ब्रेस गोल्स वाले मैचेस की बात करें, या फिर वो हैट्रिक की बात करें, जब कुछ भी नहीं चल रहा था वर्ल्ड फुटबॉल में तब रोनाल्डो चल रहा था अल नसर और सऊदी प्रो लीग में। अब इसमें ऑफ कोर्स हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स कहीं से भी कम नहीं है, क्योंकि जहां रोनाल्डो के पहले अल नसर के 5 लाख 7 लाख फॉलोअर्स थे, वो अब 14 मिलियन है। अल नसर अब एशिया के टॉप 5 टीम्स में रेगुलर है और ट्विटर पर भी अल नसर बार बार ट्रेंड करती है। या फिर अगर ऑडियंस की बात करें जो पहले 5000 या 7000 आती थी, वो अब 23000 24000 और हाउसफुल रहने लगी। और एक भी मैच ऐसा नहीं है जिसमें ऐसा होता नहीं है। लेकिन कंट्रोवर्सीज की बात करें तो वो है, क्योंकि अगर नहीं होती या फिर सिचुएशन ग्रिम नहीं होती तो रोनाल्डो फैंस को या फिर खुद रोनाल्डो को ऐसा क्यों सोचना पड़ता कि मूव ऑन करना चाहिए। और ये बात साफ दर्शाती है कि क्रिटिसिज्म तो है जो कि बनती भी है, क्योंकि अगर रोनाल्डो की परफॉर्मेंस की बात करें या फिर अल नसर की पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो वो टाइम के साथ डेटेरियोरेट ही हुई है। अब इसमें पूरी ब्लेम रोनाल्डो पर नहीं डाल सकते हैं, लेकिन रोनाल्डो को भी ब्लेम लेना पड़ेगा, क्योंकि इन दी एंड पैसा तो वो भी कमा रहा है। लेकिन हम वैसे फैंस की बात करें जो कि रिजल्ट्स के बेसिस पर जज करना पसंद करते हैं, उन्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि रोनाल्डो सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। और अगर ओवरऑल नंबर्स की बात करें तो वो भी कुछ कम नहीं है। पिछले लगभग 15-16 गेम्स की बात करें तो 14 गोल्स मारे हैं, 13 असिस्ट हैं। ये कुछ खराब नंबर्स नहीं है, बट स्टिल ये एक्सपेक्टेड था कि ही इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो और वो सऊदी की लीग को डोमिनेट करेगा। लेकिन ऐसा होते हुए दिखा नहीं। और अपनी लीग की बात करें या फिर कप कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो वहां हारती हुई दिखी अल नसर। अब यहाँ पर हमारी इस पूरी कहानी की मेन कैरेक्टर आती है जो कि है रियल मैड्रिड। अब देखो, रियल मैड्रिड की भी सिचुएशन कोई वैसी नहीं है कि आप इस पूरे सिचुएशन को जो सऊदी में या फिर रोनाल्डो के साथ घट रही है उसे आप इग्नोर कर सकते हो। अब ऐसे में 2022 में यह हवा जरूर उड़ी थी कि रोनाल्डो रियल मैड्रिड आना चाहता है, और क्या रियल मैड्रिड 2.0 को एक्सप्लोर किया जा सकता है या फिर नहीं, जिसमें कुछ खास बात बनी नहीं। लेकिन अब अगर हम गिने चुने रिपोर्ट्स जो कि बहुत मुश्किल से पब्लिक में आ रहे हैं उनको अगर मद्देनजर रखें तो उसमें से एक एल नासियोनल की रिपोर्ट है जिसने अपनी सोर्सेज का हवाला दिया और कहा कि रोनाल्डो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है रियल मैड्रिड में वापस आने का, और उसने फिर से रियल मैड्रिड का दरवाजा एक बार फिर खटखटाया है। तो ऐसे में अगर रियल मैड्रिड की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फ्लोरेंटिनो पेरेज ने यह बात बोली जरूर है और इनफैक्ट मानी भी है कि रोनाल्डो के लिए काम कम नहीं है सैंटियागो बर्नाब्यू में, और वो भी रोनाल्डो का 2.0 चाहते हैं रियल मैड्रिड में। लेकिन फर्क बस इतना है कि नॉट एज अ प्लेयर, मतलब कि वो हर बंदा या फिर वो हर पूरी फैन बेस जो रोनाल्डो को रियल मैड्रिड के वो लेजेंडरी जर्सी में दोबारा खेलने का सपना संजोकर बैठी हुई थी, वो पूरी नहीं हो सकती और वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। अब ऐसे में रिपोर्ट्स की बात करें तो फ्लोरेंटिनो पेरेज ने ये मानी है कि रोनाल्डो के लिए काम कम नहीं है, और रोनाल्डो को सीन के पीछे वाले जितने भी काम होते हैं उसके लिए रोनाल्डो को रियल मैड्रिड में चाहते हैं फ्लोरेंटिनो पेरेज। लेकिन क्या तुम इसे ऐसे होते हुए देखना चाहोगे? इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे ग्रिम होंगे जो तुम देखना चाहोगे नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम पूरे वीडियो की सार की बात करें तो रियल मैड्रिड को 2.0 का हिस्सा बनने के लिए और सैंटियागो बर्नाब्यू में वापस आने के लिए रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि फ्लोरेंटिनो पेरेज मानते हैं कि रोनाल्डो का रियल मैड्रिड में एज अ प्लेयर जो ऑस्पिशियस चैप्टर था वो क्लोज हो चुका है एंड उसे क्लोज ही रहना चाहिए।
अब ऐसे में तुम अगर रोनाल्डो के पर्सपेक्टिव की बात करो तो वो ऐसे एंड करना चाहेगा नहीं, क्योंकि तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी कि रोनाल्डो के प्लान्स अभी भी बड़े हैं एंड वो इस तरीके से बॉडी की लॉन्जिविटी खींच रहा है कि वो 2026 का वर्ल्ड कप या फिर एटलीस्ट 2024 का यूरोपा कप तक पोर्चुगल की टीम में खेल पाए और एटलीस्ट एक इंटरनेशनल ट्रॉफी जिताकर अपने करियर को एंड दे। खैर, इस पूरे रोनाल्डो रियल मैड्रिड अनरावलिंग पर तुम्हारा क्या मानना था मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आगे भी अपन इस अनरावल सीरीज को जारी रखेंगे, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और दिन किसी और नए एपिसोड या फिर किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग आउट।